नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। जो भी नेशनल पार्क न्यूज़ में होंगे, जो भी हमारे पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग सबको पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना। इसके पहले हमने आपके लिए इन्वायरमेंट की 6 क्लासेस रिलीज़ करी हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको इकोसिस्टम्स के बारे में, फूड वे, फूड चेन, एनर्जी का जो पूरा चेन होता है उसके बारे में पढ़ाया था। सेकंड लेक्चर आपका था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद हमने पॉल्यूशन और जो क्लाइमेट चेंज है उसे कवर किया। उसके बाद आपके लिए कई सारे टॉपिक्स आए इन्वायरमेंट के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर हमने जो सारे कन्वेंशंस हैं वो कवर किए। फिर हमारे भारत में जो भी कानून पास किए गए हैं, जो हमारी पॉलिसीज बनाई गई हैं पोल्यूशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, हमने उसको डिस्कस किया। आज बातें हैं नेशनल पार्क्स की और जो बाकी हमारे प्रोटेक्शन एरियाज़ हैं उनकी। ज्योग्राफी की जो सारी क्लास है हमने रिलीज़ कर दी है। इसका लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। इन्वायरमेंट के जो लेक्चर्स हैं इसका पूरा प्लेलिस्ट नीचे दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में। जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वहाँ पर एक गूगल डॉक का मतलब गूगल फॉर्म का एक लिंक भी है जहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। कल रात में 8 बजे संडे को रात में 8 बजे या फिर रात में 9 बजे हम लोग क्लास लेंगे। आपके सारे डाउट्स में हम लोग क्लियर करेंगे रात में, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि ये होता क्या है। हम लोग नेचर के साथ मिलकर के रहते हैं, मतलब कि हम लोग उनके साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है और नेचर का इकोसिस्टम है वो दोनों आपस में साथ साथ रहता है। हम लोग उनसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज लेते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है कि हम नेचुरल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज़ कर सकें। जैसे कि हमारा जंगल है, उसमें जंगली जीव रहते हैं, तो जंगल में कुछ हमारे रिसोर्सेज भी हैं, तो हम लोग उसको सस्टेनेबली यूज़ कर सकें और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां पर ह्यूमन और नेचर साथ साथ में रहे। वैसे एरिया को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। दीज आर एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम, जहां पर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन प्रमोट किया जाता है और उसका सस्टेनेबल यूज़ भी प्रमोट किया जाता है। ठीक है ना। यूज़ हमेशा सस्टेनेबल होगा, इसका मतलब ये है कि भावी पीढ़ियों के लिए वहाँ पर चीज़ें रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। हमारे इस्तेमाल से हम उसको क्षय नहीं कर देंगे, उसको हम लोग नष्ट नहीं कर देंगे, पेड़ नहीं काटने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सब जो बातें हैं वो होंगी। बायोस्फीयर रिजर्व का अलग अलग एरिया होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि देखो, एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होता है। सबसे अंदर का जो जोन होता है उसको हम लोग कोर एरिया कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के सबसे भीतर का जो जोन होता है उसको हम लोग कोर एरिया कहते हैं। ये वो एरिया जो होता है जहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल जीव रखे जाते हैं। जैसे कि मान लो कि टाइगर है, तो टाइगर के लिए हम ये वाला एरिया रिजर्व कर देंगे, टाइगर रिजर्व बना देंगे उसको हम लोग। चाहे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर कई सारे जीव पाए जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंजेंडर्ड स्पीसीज वहाँ पर रह रहे हैं, तो इसको हम लोग कोर एरिया डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व का ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पर एंडेमिक प्लांट और एनिमल रहते हैं। जैसे कि केबू लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। इस नेशनल पार्क में हम लोग जो संगाई डियर है उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। जो भी वाइल्ड रिलेटिव हैं, मतलब वाइल्ड रिलेटिव मतलब क्या, जैसे कि हमारे यहाँ गेहूँ की कुछ जातियाँ हैं जिसको हम लोग उगाते हैं अपने खेतों में। गेहूं की कई सारी जातियां और हैं जो वाइल्ड हैं, मतलब जंगलों में ही पाई जाती हैं, उसको हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं करते, वो जेनेटिकली अलग हैं। ठीक है। दूसरी बात, कोर एरिया एक प्रोटेक्टेड रीजन होता है, जैसे कि नेशनल पार्क, जैसे कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता, मतलब यहाँ पर जा करके आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते, घास वगैरह नहीं काट सकते, यहाँ जाकर के आप रह नहीं सकते। कोर एरिया के बगल वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग बफर एरिया कहते हैं। बफर एरिया का मतलब ये होता है कि अगर बाहर से कोई इम्पैक्ट पड़ना है तो वो इसी एरिया में पड़ जाएगा, अंदर कोर एरिया में नहीं जाएगा इम्पैक्ट। समझ रहे बात। मतलब कि ये बफर एरिया का नाम ही बफर एरिया इसीलिए है ताकि हम कोर एरिया को बचा सकें। क्लियर बात है।
यहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, घास का वगैरह काट सकते हैं, इतना एक्टिविटी अलाउड होता है। रिसर्च और एजुकेशन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड होता है। अगला है ट्रांजिशन जोन। ये ऐसा जोन है जो ह्यूमन आवास, ह्यूमन हैबिटेशन के एकदम सटा हुआ होता है। मतलब मान लो कि ये गांव है और गांव से सटा हुआ ये आपका एरिया है ट्रांजिशन जोन। गांव वाले वहाँ पर जाकर के अपना गाय चरा सकते हैं, वहाँ जा कर के जो लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, फल वगैरह चुन सकते हैं, तेंदुपत्ता वगैरह चुना जाता है जा कर के वहाँ पे। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पर ह्यूमन और जो आपके वैसे वाइल्ड लाइफ जो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लीस्ट कंसर्न टाइप के हैं, ठीक है ना, तो वो लोग वहाँ पर उस एरिया में रहते हैं। तो ये मेनली आपके हो गए ये आपके 3 जोन हो गए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपके जोन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा था रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व में फ्लोरा, फाउना, ह्यूमन सभी लोग आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा। हाँ, बस ये है कि वो एरिया जानवर के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। भारत में अभी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 में से 12 जो है वो यूनेस्को का एक लिस्ट है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। क्या है? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक वो लोग चलाते हैं। इस प्रोग्राम में हर कंट्री ने अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व जो रिकॉग्नाइज किए हैं उनमें से कुछ को यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 में से 12 को यूनेस्को ने मान्यता दी है, ठीक है ना, उसको उसने अपने प्रोग्राम के अंतर्गत डाला है, ठीक है ना, अपने लिस्ट में उसने सबमिट किया, मतलब उसमें उसने शामिल किया है। अब यहाँ पर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसको मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं हमारे मेनली बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से रिजर्व हैं हमारे पास? एक हिमाचल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। जैसे देखो, ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, समझ गए। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कई सारे, जैसे कि आपका इधर नोकरेक है, नोकरे के अंदर इसका नेशनल पार्क भी है। मानस नेशनल पार्क मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग दिबांग, दिब्रू सैखोवा, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल, अचनाकमार अमरकंटक, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी, रन ऑफ कक्ष जहाँ पर आपको जो वाइल्ड एस मिलता है, शेषचलम, नीलगिरी, अगस्थ्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, ये आपके मेन बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोल्ड डिजर्ट है हिमाचल में काफ़ी फेमस है। सब यहाँ पर देखो, नंदा देवी ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया है। कंचनजंगा सिक्किम, दिहांग देबान अरुणाचल, इन सब को आपने मैप में देख लिया। सबसे पहले नीलगिरी तमिलनाडु, केरला, ये जो कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा पाया जाता है, इसमें सबसे पहले इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारा 1972 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत नहीं आता। ध्यान सुनना, प्रोटेक्टेड एरिया जो है ये एक लीगल टर्म है, इसको डिफाइन किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। 1972 का जो कानून है उसके अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा सकती हैं, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व बनाए जा सकते हैं। ये 4 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है ना। नेशनल पार्क के भीतर कोई भी मानव एक्टिविटी नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर आप जाकर के रिसर्च कर सकते हैं, टूरिज्म वगैरह वहाँ पर अलाउड होता है। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहाँ पर लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल सैंड माइनिंग, स्टोन माइनिंग, ये सब वहाँ पर अलाउड होता है सस्टेनेबल रूप में। तो आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप बायोस्फीयर, जैसे कि आप नेशनल पार्क के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में जाएंगे, वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस कम होती जाती हैं, ठीक है। अब मेन काम क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व का?
हमारा जो जेनेटिक रिसोर्स है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, इकोसिस्टम्स हैं, लैंडस्केप हैं, इनको कंजर्व करना मेन काम होता है। उनको डेवलप करना, उनको इस्तेमाल करके जो ह्यूमन ग्रोथ है, ह्यूमन और इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको इंश्योर करना। फॉर एग्जांपल किसी बायोस्फीयर रिजर्व में मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, तो उनका यूज़ करके हम लोग दवाइयाँ वगैरह बनाएंगे। लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिसर्च एक्टिविटीज़, ये सभी पर्पस हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, अब यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको डिक्लेयर करने का क्या क्राइटेरिया है, वो साइट जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए और उसका जो कोर एरिया है वो एकदम कम डिस्टर्ब्ड होना, मतलब कि मोटा मोटी कंजर्व्ड ही होना चाहिए एक तरह से। कोर एरिया मस्ट बी बायोजियोग्राफिकल यूनिट एंड इट शुड बी लार्ज इनफ, मतलब कि जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो जीव वहाँ पर प्रोटेक्ट होने के लिए उसको उतना एरिया मिल जाए, उतना बड़ा कोर एरिया आपका होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं, जो लोग रहते हैं उसके आसपास, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उस रिजर्व को कंजर्व करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में। उन लोकल कम्युनिटी को हम लोग वहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि कई सारे भारत में जो लोग हैं, कम्युनिटी हैं, वो नेचर के साथ रहते हैं, ठीक है ना, वो लोग उसको कंजर्व करते हैं, वो अपने आप को नेचर का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके बारे में, ये शुरू किया गया था 1971 में यूनेस्को के द्वारा। इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें 1986 में। 1986 में ही भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था। ठीक है, इसका एम क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बायोस्फीयर रिजर्व पर, और पोल्यूशन कितना प्रभावित कर रही है इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को, उसको स्टडी करना इसका मेन पर्पस है। उन इकोसिस्टम को कंजर्व करना भी इसका मेन पर्पस है। ठीक है, तो ये बातें हो गई मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में। अब हम लोग जो कुछ खास रिजर्व्स हैं हम लोग उनको देखेंगे जो कि न्यूज़ में आया है। जैसे कि उड़ीसा में है आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पर आग लग गई थी, फॉरेस्ट फायर यहाँ ब्रेकआउट हो गया था, तो ये न्यूज़ में था। अब इसको टाइगर रिजर्व के रूप में, जैसे कि ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इस बायोस्फीयर रिजर्व के एक छोटे से पार्ट को टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में। ठीक है, तो यहाँ सवाल कैसे बनता है, ध्यान सुनना। आप देखो पूरा का पूरा जो टॉपिक हमारा है ये फैक्चुअल होगा। अब तो साथ में पेज लेकर के बैठिएगा, पेज में जो बताता हूँ उसको साथ में लिखते जाना, याद होते जाएगा। अगर नहीं लिखोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। लेक्चर दोबारा देखोगे तुमको लगेगा कि यार सब हमको तो मतलब नया नया लग रहा है। ठीक है ना, तो पेज निकाल लो, वहाँ पर हेडिंग डालो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, सवाल कैसे पूछेगा, ऐसा सुनो। पहले सवाल ऐसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ टाइगर रिजर्व्स, मतलब कि उस बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर टाइगर रिजर्व पाया जाता है। उसमें से एक आपका सिमलीपाल आएगा। कई सारे हैं, जैसे कि आपका सुंदरबन है, वहाँ पर ही पाया जाता है ना, रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पर पाया जाता है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1979 में। सारे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही होते हैं, उसी के अलग अलग एरिया को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मान लो कि पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके इस एरिया को हमने डिक्लेयर कर दिया टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, इसके इस एरिया को हमने डिक्लेयर कर दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरह से समझ के बाद अब इस पार्क का नाम पड़ा है सिमुल। सिमुल पेड़ होता है, रेड सिल्क कॉटन ट्री होता है जो इस एरिया में उगता है। सिमुल के नाम पर ही इस रिजर्व का नाम सिमलीपाल पड़ा है। अब जैसे कि सुंदरबन है, सुंदरबन का नाम पड़ा है सुंदरी ट्री जो होता है ना, उनके नाम पर। अब इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1994 में, और 2009 में यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया। ये उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है वहाँ पर पाया जाता है, और एशिया का ये सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये ईस्टर्न घाट का जो पूर्वी पार्ट है वहाँ पर पाया जाता है। देखो ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये ईस्टर्न घाट है, इसका जो पूर्वी भाग है यहाँ पर उड़ीसा वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर पाया जाता है। नीचे में तो आपका अलग अलग राज्य, जैसे कि तमिलनाडु आ जाएगा, ये सब राज्य आपके चले आएंगे। नीचे आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, इसके आपका जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके भीतर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व,
हडगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर साल जो पेड़ है वो डोमिनेंट ट्री है। साल ऐसा ट्री है जो पर्णपाती जो जंगल है, डिसिडुअस फॉरेस्ट है, वहाँ पर पाया जाता है। मेन जानवर क्या मिलता है यहाँ पर? बंगाल टाइगर। अरे जब यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया गया है तो बंगाल टाइगर तो मिलेगा ही मिलेगा। एशियन एलिफेंट, देखो हाथी होते हैं दो तरह के, एक होता है एशियन एलिफेंट, दूसरा होता है अफ्रीकन एलिफेंट। अब एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, जो रात को वीडियो आएगी ना उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी स्पीसीज न्यूज़ में है, मतलब कि जिन स्पीसीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है, जो भी स्पीसीज न्यूज़ में है उन सबको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि कोई भी सवाल आए स्पीसीज पर, उन पर हम लोग आराम से सवाल का आंसर दे पाएँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके जो विनमस मतलब काफ़ी जहरीले जो सांप है वो पाए जाते हैं, जैसे किंग कोबरा होता है। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से होकर के 12 नदियाँ गुजरती हैं और ये 12 के 12 नदियाँ जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। सवाल कैसा पूछेगा? सवाल पूछेगा ऐसा कि आपको इसका रिजर्व का डिस्क्रिप्शन दे देगा, आपको ये दे देगा कि 2009 में इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने मैन एंड प्रोग्राम बायोस्फीयर रिजर्व का जो लिस्ट में शामिल किया था। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पाया जाता है उड़ीसा में, और इससे होकर के 12 नदियाँ गुजरती हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ABCD आपको ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन चुनना रहेगा। अब उड़ीसा में ले दे के वो है, ये है सिमलीपाल, तो वही ना होगा जी। तो क्या आंसर हो गया आपका? सिमलीपाल। ठीक है, ये जो नदियाँ हैं उसमें पलपला बदान, सलांडी, कहायरी और देव, ये सब नदियाँ इनसे होकर के गुजरती हैं। चल, अब यहाँ पर इस बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, जैसे कि मनकीडाज हैं, दूसरा है इरांगा खरिया। जैसे कि मनकीडा जो ट्राइब है ना, इनको जो हमारा टाइगर रिजर्व है उसके भीतर मतलब उनको हैबिटेशन राइट नहीं दिया गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया है हमने, मगर इनको नहीं दिया गया है क्योंकि इनकी जान को खतरा हो सकता है, इनका कन्फ्लिक्ट हो सकता है बाघों से। अब ये लोग रहते हैं उस एरिया में, वो लोग रहते हैं, मगर उनको फिर हटाया जा रहा है, लोकेट किया जा रहा था। तो ये एक इशू है वहाँ पे। हो, गोंडा, मुंडा, ये सभी ट्राइब हमको उस रिजर्व में पाए जाते हैं। अब इस जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके भीतर जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से मेन थ्रेट फेस करता है वो देखो। सबसे पहला है फॉरेस्ट फायर, जो कि लग गया था, आग लग गई थी। ये होता कैसे है फॉरेस्ट फायर? कुछ प्राकृतिक काउज हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि पर्णपाती जंगल यहाँ पर पाया जाता है। डिसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन तो है नहीं वहाँ पे कि एकदम बारिश होती रहेगी 200 सेंटीमीटर के ऊपर की। कभी कभी बिजली गिरती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो पत्तियाँ सूख जाती हैं। जब पत्तियाँ सूख जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो ज्वलनशील इन्फ्लेमेशन बन जाती है। ठीक है, तो इस कारण से भी जंगल में आग लग जाती है। अब कुछ मानव निर्मित काम भी हैं, ज़्यादातर मानव निर्मित, ज़्यादातर हम ही लोग के कारनामे से होता है। जैसे कि जो पोचर्स हैं, जो लोग स्मगलिंग करते हैं जानवरों का, वो लोग करते क्या हैं कि छोटे से हिस्से में वो जंगल में आग लगा देते हैं ताकि जो जंगली जानवर हैं उसको भगदड़ मचाया सके, उनको फिर पकड़ा जा सके। तो अब वो आग बढ़ जाती है, फिर पूरा जो आगे का पूरा जंगल वो जल जाता है। दूसरा, जो लोग वहाँ पर रहते हैं गांव वाले, वो महुआ चुनने के लिए, जैसे कि महुआ का पेड़ होता है और वो ऊपर से टपकता है, ठीक है ना, पक पक के टपकता है और नीचे तो पूरा पत्ती गिरा हुआ है, तो पत्ती को जला देते हैं ताकि महुआ चुनने में आसानी रहे। अब बात है कि ये चले थे पत्ती जलाने और फैल जाता है पूरा आग, और आगे पूरा आग मतलब आग पूरा जो जंगल में आग लग जाती है। ये महुआ होता है ना, महुआ का बनाया जाता है शराब। जैसे कि बिहार में महुआ का जो दारू है, शराब है, वो काफ़ी प्रचलित है। केवल यही नहीं, बहुत से इलाके जहाँ पर महुआ होता है वहाँ पर इसका जो शराब है वो यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। अब हम आते हैं नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर? नीचे वाला। 3 राज्य था, कौन सा था बाबू? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। कौन सा राज्य था? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, लिखो इसको। ठीक है, आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसका फॉरेस्ट कवर श्रिंक कर रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। मगर नीलगिरी के जो कॉरिडोर्स हैं, एलिफेंट कॉरिडोर हैं, वो एलिफेंट के लिए एक रास्ता देते हैं। मतलब कि होता क्या है ना कि कई सारे आपके प्रोटेक्टेड एरियाज आपस में यहाँ पर इंटरलिंक्ड हैं। पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट का पार्ट है। नीलगिरी क्या है? वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट दोनों आप वहाँ पर आकर के मिलता है।
नीलगिरी ज्वाइनिंग है इस वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का। समझ के बात, ये नीलगिरी है यहाँ पे, ये पेनिनसुलर है, ये आपका कोस्ट है, इंडियन कोस्ट, मतलब कि ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सब मैंने पढ़ाया है आपको इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीलगिरी का एलिफेंट कॉरिडोर है ये काफ़ी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, वो सिगुर पठार से होता हुआ जाता है। अब ये पठार वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को जोड़ता है, और यहाँ पर हमको हाथी का जो पॉपुलेशन है वो भी पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है वहाँ पर। अब देखो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत में सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज है। 3 राज्य में है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। यहाँ पर सीजनल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना, वहाँ मिलता है रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा ट्रॉपिकल माउंटेन शोला फॉरेस्ट। अब शोला फॉरेस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया, मैंने बताया ना कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, माउंटेन पर तो ग्रासलैंड है, माउंटेन पर क्या है, ग्रासलैंड है, मगर जो वैली है, वैली में आपके ये जंगल पाए जाते हैं बड़े बड़े से, तो इसको हम लोग कहते हैं शोला, ठीक है, शोला फॉरेस्ट इसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा ग्रासलैंड तो है ही ऊपर में, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, स्क्रब और ड्राई डिसिडुअस, ये सब वहाँ के जंगल पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी वैरायटी होती है। मैं आपको पढ़ाऊँगा एक नेशनल पार्क के बारे में, वहाँ पर ऊंचाई के साथ जंगल बदलता है, मतलब कि जब लो एरिया में होता है तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, फिर बनता है टेम्परेट, फिर बनता है अल्पाइन, ठीक है ना। तो आपको यूपीएससी यही पूछता है, जिस नेशनल पार्क के बारे में, जिस रिजर्व के बारे में कोई खास बात होती है ना, वो आपको बता देगा कि ये पार्क की ये खास बात है। अब तुम बताओ कि हम किस पार्क की बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने बात करी ना, वो नामदफा के बारे में बात करी, नोटिस में पड़ता है, दिखाएंगे तुमको भी तुरंत, मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंडेमिक फ्लोरा है उसमें वैंडा, लिप्रिस ये सब आते हैं। फाउना में हमको बाघ, हाथी, गौर और उसके अलावा लॉयन टेल्ड मकाऊ एंडेमिक इधर, नीलगिरी ताहर एंडेमिक इधर। तो ये आपको मिलता है, जो मैंने बोल्ड किया है ना, आपको लिख लेना है पन्ने पर दम से एकदम, ठीक है। नीलगिरी में क्या, लायन टेल्ड मकाऊ, नीलगिरी ताहर, क्लियर है। चीतल, सांभर ये सब जानवर नॉर्मल हैं, इसको इतना याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, हिल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इस रिजर्व में पाए जाते हैं, इसमें आरालाम, मुडुमलई, मुकुथी, नागरहोल, ध्यान सुनिएगा, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये 3 मेन है, इसलिए आपके यहाँ पर 3 इसको वो कर रहा हूँ। उसके बाद रिजर्व में वायनाड, करीमपुजा और सत्यमंगलम, ये 3 याद रहे न रहे, मगर नागरहोल, बांदीपुर और साइलेंट वैली, ये 3 याद रखिएगा। यूपीएससी करता क्या है कि पूछ लेता है, आप सवाल देखना 2019 के प्रीलिम्स का एनवायरनमेंट का, उसमें आपको एक सवाल ऐसा मिल जाएगा डेंजरस टाइप। इसको 2012 में शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना वो वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है, इसीलिए वहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब जो भी वेस्टर्न घाट में जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसका 80% पार्ट नीलगिरी में है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट में अगर कोई किसी को फूल दे रहा है तो ज़्यादातर चांस है कि वो फूल नीलगिरी से आया है, 80% चांस है कि फूल नीलगिरी से आया है, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी होती है ये। अगला है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। हाल ही में इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है, यूनेस्को वाला जो है ना उसमें शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। इसमें पन्ना नेशनल पार्क भी आता है और गंगू सेंचुरी भी आता है। यहाँ पर ड्राई डिसिडुअस टाइप के जो जंगल हैं वो मिलते हैं, सीजनल हैं, एक्वेटिक भी है वहाँ पर है, और कुछ मार्सी वेजिटेशन भी वहाँ पर मिलता है। अब केन नदी इससे गुजरता है, क्या होता है, पन्ना नेशनल पार्क से होकर के केन नदी गुजरता है। अब हम लोग केन को जोड़ रहे हैं बेतवा से, क्या जोड़ रहे हैं, बेतवा से। तो ये जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम है उसके कारण पन्ना का जो अच्छा खासा एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये समस्या वाली बात है, इसीलिए पन्ना थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट पहले भी था, इसको शामिल कर लिया गया है तो ये और इम्पोर्टेंट हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, कत्था, गम, रेजिन, ये सब आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और फाउना में वही सब जनरल चीज़ें हैं, कुछ खास यहाँ पर है नहीं, बाघ, लियोपार्ड, चिंकारा,
इस पर सवाल नहीं पूछेगा, चीतल, नीलगाय, स्लोथ बेर से नहीं पूछेगा, कुछ खास रहता तो पूछता है यहाँ पे, जैसे कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, हाँ वही वाला, तो वो यहीं पर मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। इसको भी, ये 11वां बायोस्फीयर रिजर्व था भारत से, जिसको यूनेस्को वाले में शामिल किया गया था। इसके बाद एक और शामिल किया गया है, पन्ना वाला है ना, पन्ना वाला शामिल किया गया है हाल में, ठीक है ना। तो पन्ने वाले से पहले आपका कंचनजंगा था। ये सबसे ऊंचे इकोसिस्टम में से एक है, सिक्किम में पड़ता है, आपको मैंने मैप में दिखाया था। यहाँ पर जो इको लाइन है वो मैंने बताया था ना इको लाइन क्या होता है। इको लाइन में फिजिकल कंडीशन बदलती है, क्या होता है, इको लाइन में फिजिकल कंडीशन बदलती है और उससे धीरे धीरे बदलाव आता है इकोसिस्टम में। जैसे कि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो जंगल हैं वो सब ट्रॉपिक से आर्कटिक की ओर बढ़ते हैं। अब आर्कटिक का जंगल इधर कंचनजंगा में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, बढ़िया बात है ना। कोर एरिया जो है वो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है, साउदर्न एंड सेंट्रल लैंडस्केप। दिस मेक्स अप 86% ऑफ द कोर एरिया, जो बसा हुआ है ग्रेटर हिमालय में। और ग्रेटर हिमालय में खूब ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं ना आपको ग्रेटर हिमालय में ही मिलेगा, ठीक है। और जो बाकी 14% एरिया है वो ट्रांस हिमालय में मिलता है। पता है ट्रांस हिमालय क्या है, वह हिमालय का वो पार्ट जो कि यूरेशियन लैंडमास पर बसा हुआ है, ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में कंचनजंगा नेशनल पार्क मिलता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी मिक्स्ड कैटेगरी का इकलौता है, याद रखिएगा। मिक्स्ड कैटेगरी में ये इकलौता है, वरना बाकी हैं जो नेचुरल हैं, दूसरे आपके हेरिटेज टाइप हैं, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। अगला है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। इसको भी शामिल किया गया है यूनेस्को जो लिस्ट है ना बायोस्फीयर रिजर्व वाला, वहाँ पर इसको, ये बसा हुआ है वेस्टर्न का जो साउदर्न मोस्ट एंड है वहाँ पर, एकदम नीचे में, यहाँ पर बसा हुआ है वेस्टर्न घाट का। यहाँ पर जो मालाबार रेन फॉरेस्ट है वो मिलता है। मालाबार पता है ना कहाँ पर है, केरला वाला। तो जो रेन फॉरेस्ट का पार्ट है वो यहाँ पर मिलता है। मॉइस्ट डिस्टिवस फॉरेस्ट, माउंटेन रेन फॉरेस्ट और शोला और ग्रासलैंड भी यहाँ पर मिलता है। केरला और तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि शेंडने, पेपरा, नयार और कालाकड़, इस पर सवाल यूपीएससी से पहले पूछ चुका है। इस एक लाइन पर यूपीएससी ने सवाल पहले पूछ लिया है, 2019 में या 18 में पूछा था, उसको जाकर देख लेना, ठीक है। अगस्त्यमाला जो पीक है उसके नाम पर इसका नाम अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है। अनामुडी पीक डज नॉट लाई इन दिस रिजर्व, दिस पीक लाई आउटसाइड दिस रिजर्व। यहाँ पर आपको एक कनिकरण ट्राइब है जो दुनिया की सबसे पुरानी ट्राइब में से एक है। कनिकरण ट्राइब कहाँ मिलता है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसी में मिलता है। बाकी तो जो नीलगिरी ताहर है ये एंडेमिक है, वहाँ पर एंडेंजर्ड है, वो पाया जाता ही जाता है, तो ठीक है। अगस्त्यमाला के बारे में हो गया। चलो सवाल बताओ, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ मिलता है? ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ मिलता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब तक अगर तुम ध्यान सुन रहे हो तो तुम इसका जवाब दे दोगे। अगर तुमने अभी तक इसको ध्यान से सुना होगा तो तुम इसका आंसर कर लोगे। बताओ क्या आंसर है। ठीक है ना। देखो बांदीपुर दिखाता हूँ आपको। कर्नाटका वाला कहाँ गया? सिमलेपाल नहीं, ज़्यादा आगे आ गया। कर्नाटका 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 कहाँ है? कर्नाटका मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बांदीपुर बांदीपुर बांदीपुर, देखो है ना ये वाला बांदीपुर, ठीक है। नागरहोल, बांदीपुर और सैलम नेशनल पार्क, आपको मैंने बताया था अभी। ये 3 याद रखना है हमेशा, ये 3 याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो कहाँ पर मिलता है ये कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़िया। ये 1974 में जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया था, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर से बनाया गया था इसको, और इसका जो बगल का एरिया है वो 1985 में बड़ा करके नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये आपका टाइगर रिजर्व है, इसको और बड़ा कर दिया गया, इसको बना दिया गया नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एट 2 कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैसूर है और चामराजनगर है कर्नाटका का। ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर ये बसा हुआ है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज सराउंडेड बाय नागरहोल,
मुडुमलाई और वैनाड, आपको मैंने सारा का सारा वहाँ पर बॉक्स में बनाया है, जगह देखना वहाँ पर। टुगेदर दीज 4 एरियाज आर पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे काबनी नदी और मोयार नदी, काबनी और मोयार के बीच में ये बसा हुआ है, ठीक है, काबिनी और मोयार के बीच में ये बसा हुआ है, और नूगू रिवर इस पार्क से होकर के बहता है। कहाँ पर है? बांदीपुर, आपके कर्नाटका में है। अब आ जाओ भितरकनिका नेशनल पार्क, ये बसा हुआ है उड़ीसा में। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका जो कोर एरिया है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1998 में, और भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको भारत का सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम पाया जाता है। लार्जेस्ट कहाँ पर है इसका जवाब आपको आपके कमेंट सेक्शन में देना है। बताओ लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है भारत में? गहीरमाथा बीच और जो मैरीन सेंचुरी है वो इसके पूरब में पाया जाता है, जहाँ पर जा कर के ऑलिव रिडली कछुए, ऑलिव रिडली टर्टल आते हैं हर साल वहाँ पर। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको देखने को मिलता है। फिर ब्रह्मानी और बैतरनी, धामरा जो नदियाँ हैं वो इस पार्क से होकर के गुजरती हैं। क्या मिलता है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वाइट क्रोकोडाइल, और बाकी तो पाइथन वगैरह उतना कुछ खास नहीं है, बस दोनों रखना। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, देखो जो आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना वो खारे पानी में और ब्रिकिश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, और वाइट क्रोकोडाइल हमें यहाँ पर मिलता है। देखो उड़ीसा का ये वाला एरिया है यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है ना, ये आपका है वाइट क्रोकोडाइल, वाइट क्रोकोडाइल, ठीक है, और ये आपका है फिर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। बढ़िया, आगे आ जाओ। अब हम लोग आते हैं नामदाफा नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर बसा हुआ है? ये अरुणाचल में बसा हुआ है, चांगलांग ज़िला। म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है एकदम उसके नज़दीक है। देखो ये वाला जो है ना, ये जो दिख रहा है ये नामदाफा नेशनल पार्क है, ये है पक्के टाइगर रिजर्व, ये है काजीरंगा, ये है नामेरी, मानस और बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दिख गया। अब भारत का ये तीसरा बड़ा नेशनल पार्क है एरिया के टर्म्स में, एंड इट हार्बर नॉर्दर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। मतलब कि जो पृथ्वी है ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो नॉर्थ है, इसके नीचे जाओगे तो साउथ है, ठीक है ना। होता क्या है कि जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया के भीतर ही पाया जाता है, इक्वेटर के नज़दीक पाया जाता है, मगर ये जो नेशनल पार्क है ये 27 डिग्री नॉर्थ, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर में भी यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलता है। ये अजूबा है। क्यों मिलता है? क्योंकि बारिश हो रही है ज़्यादा, क्लाइमेट हमारा वैसा बन गया है, वरना और कहीं पर नहीं पाया जाता है। मतलब कि ये नॉर्दर्न मोस्ट, उत्तर मोस्ट इलाका है जहाँ पर हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है पूरी दुनिया में। दिस एरिया इज ऑल्सो नोन फॉर एक्सटेंसिव डिप्टरकार्प फॉरेस्ट, जहाँ पर जो नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट है ऑफ द इको रीजन ऑफ मिजोरम, मणिपुर, करचन रेन फॉरेस्ट। एक बात और, ये जो आपका नेशनल पार्क है वो दाफा बम रेंज, मिशमी हिल वाला, और पटकाई रेंज उसके बीच में बसा हुआ है, विथ अ वाइल्ड एल्टीट्यूडनल रेंज। मतलब कि इसकी ऊंचाई, इसका एल्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है, मतलब कि यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो एरिया है वो समुद्र से 200 मीटर ऊंचा है, मगर ये जो एरिया है वो समुद्र लेयर से 45-71 मीटर ऊंचा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, ये बहुत ही ज़्यादा नीचा है। तो इसी कारण से होता क्या है कि अगर आप यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो जो जंगल का टाइप है, जो फॉरेस्ट का टाइप है वो बदलता है। रेन फॉरेस्ट से होते हुए पूरा ये वेरी करता जाता है, और हमको एल्टीट्यूड में चेंज के साथ हैबिटेट बदलता है। हैबिटेट चेंजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट से माउंटेन फॉरेस्ट की ओर हम जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट, और ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन मीडो मिलेगा, और उसके ऊपर तो खाली बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ है। ये जो देख रहा है ना चमकीली आंखों से, इसको हम लोग जायंट फ्लाइंग स्क्विरल कहते हैं, रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल कहते हैं।
और ये यहाँ पर आपको 4 जो बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है, जैसे कि स्नो लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, कॉमन लियोपार्ड और टाइगर, ये सभी मिलते हैं। और रेड पांडा के लिए ये पार्क मेनली जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? रेड पांडा। छोटा छोटा होता है, वो काला वाला जो पांडा होता है कुंफू पांडा, वो वैसा नहीं, ये लाल रंग का होता है। देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देख रहे हैं आप कि किस तरह से इसका जो एल्टीट्यूड है वो बदल रहा है, इसकी जो ऊंचाई है वो बदल रही है। यहाँ पर एकदम घना आपके जो जंगल है वो पाए जाते हैं। ऊपर में जाएंगे तो आपको टेम्परेट और अल्पाइन मिलेगा, और उसके ऊपर क्या मिलेगा? आपको जो स्नो है वो मिलेगा। ये है नामदाफा, ठीक है ना, ये आपका है नामदाफा टाइगर नेशनल पार्क। चलो, अब हम आते हैं काजीरंगा। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में, नागराज वाली, इसका कोबी और भेड़िया वाली, तो जो कोबी और भेड़िया होता है ना, और जैन, तो वहाँ पर जो पार्क होता है वो होता है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में ही कोबी, भेड़िया और जैन रह रहे होते हैं। ये आसाम में पाया जाता है, गोलाघाट और जो नागांव जिला है वहाँ पे। इस नेशनल पार्क में दुनिया का जो 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस है, एक सींग वाला गेंडा है, उसका 2/3 जनसंख्या पाया जाता है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर बाघों का सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाया जाता है। इसको बनाया गया था टाइगर रिजर्व 2006 में। एलिफेंट का ये लार्ज, एक बहुत ही बड़ा ब्रीडिंग पॉपुलेशन यहाँ पर पाया जाता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इस एरिया को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है। इससे हमें एक बात तो सीखने को मिलती है कि किसी भी एरिया को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन मान्यता देता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय का जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ये उसके किनारे पाया जाता है। इसी कारण से यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। टॉल एलिफेंट ग्रास, यहाँ पर हाथी तो मिलता ही मिलता है, हाथी वाला जो घास है, एलिफेंट ग्रास है, वो भी मिलता है यहाँ पर। इसके किनारे किनारे जो आपके टी प्लांटेशन है, चाय के बागान हैं, वो मिलता है। गंगाटिक डॉल्फिन ये मिलता है। क्यों सर? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का जो नदी है, उसका जो ट्रिब्यूटरी है ना, वहाँ पर हमको मिलता है गंगाटिक डॉल्फिन। ये फ्रेश वाटर की होती है। क्या होती हैं? ये फ्रेश वाटर की डॉल्फिन्स होती हैं। एक होता है इरावदी डॉल्फिन। क्या होता है? दूसरा आपका है इरावदी। इरावदी नदी है म्यांमार में। इरावदी डॉल्फिन जो है ना, वो सॉल्ट वाटर डॉल्फिन होती हैं, ठीक है। 4 नदियाँ काटती हैं इस नेशनल पार्क को, ब्रह्मपुत्रा के अलावा। मोरा डिफ्लू, ठीक है ना, ये इसकी सौदर्न बाउंड्री है। डिफ्लू और मोरा धनसिरी ये भी यहाँ से पार्क से होकर के जाती हैं। अब ये सवाल देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का। हरिके वेटलैंड, केवलादेव घाना नेशनल पार्क और कोलेरू लेक। यहाँ पर आपसे मैं जो नदी डिस्कस करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा था कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बानाज एंड चंबल, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा। यहाँ पर आपको जो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं, जैसे कि केवलादेव है, कोलेरू झील है, ये सब के बारे में सवाल पूछ लिया था। वेटलैंड के बारे में पूछ लिया था। केवलादेव जो है ना, वो काफ़ी अच्छा, एक बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी भी है, जहाँ पर पक्षी जाकर के रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। जो माइग्रेटरी बर्ड है वो भी यहाँ पर आते हैं। तो आपको यहाँ पर सवाल पूछ लिया था। काफ़ी टफ सवाल था, काफ़ी फैक्चुअल सवाल था, मगर ये न्यूज़ में था उस समय, इसलिए आपको सवाल वहाँ पर, मतलब आप तैयार कर लिए होंगे अगर आप उसमें एग्जाम दिए होते तो 14 में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही है, बाकी दोनों गलत है। चलो, अगला सवाल है, नेशनल पार्क बांदीपुर, केबुल लैमजाओ और भगवान महावीर, और नदियाँ दिया हुआ है दामोदर, बानास और मांडोवी। बांदीपुर तो कर्नाटका में था, बांदीपुर कर्नाटका में था ना बाबू, अरे नीलगिरी वाला। और दामोदर बहता है ऊपर में, दामोदर बहता है ऊपर में, वेस्ट बंगाल जो आपका बे ऑफ बंगाल उधर गिरता है। तो पहला तो मेरा सन्नाटा हो गया, पहला तो गलत हो गया ना। आपने क्या किया? आपने यहाँ पर ए काट दिया, मगर फिर समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपका 2 ओनली, 2 एंड 3 एंड 3 ओनली, बाकी बच गया। तो आपको 2 में से एक चुनना पड़ेगा। अब मानस है, मानस नेशनल पार्क से होकर के जो मानस नदी है वो गुजरता है। क्या होता है? मानस नेशनल पार्क से होकर के मानस नदी गुजरता है, और मानस के नाम पर ही उसका नाम मानस पड़ा है। केबुल लैमजाओ जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपका जो लोकतक झील है, ध्यान सुनना, लोकतक झील है ना, उसमें एक अलग नदी होती है, ठीक है। जो आपका मानस नदी है ये अरुणाचल और आसाम से गुजरता है, मणिपुर में नहीं जाता। इसी कारण से आपका 2 सन्नाटा है। अब 2 गलत करते तो क्या हो गया? आंसर केवल एक बचा, 3 ओनली,
ठीक है ना। चलिए बढ़िया। अब हम आते हैं, अगला हमारा है मानस नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी है। आसाम में पाया जाता है, ईस्टर्न हिमालय का ये पूरा पार्ट है, उसी के फुटहिल में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो नेशनल पार्क है वो बनाया गया है। ये भारत में है। इसके बगल में भूटान में एक रॉयल मानस नेशनल पार्क है, वो भूटान में है, दोनों आजू बाजू हैं। यहाँ पर आपको गोल्डन लंगूर और जो पिग्मी हॉग है, ये दो मेन जीव जो हैं उसके लिए जाना जाता है ये, और वाटर वाइल्ड बफेलो यहाँ पर मिलता है। मानस रिवर इससे के पास होता है, हमने बता ही दिया आपको पिछले स्लाइड में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो मानस नदी है वो कुछ दूर तक भारत और भूटान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर का भी काम करता है। चूँकि यहाँ पर रेनफॉल 333 सेंटीमीटर के करीब का होता है, इसलिए यहाँ पर आपको जो रेन फॉरेस्ट है ना वो पाया जाता है यहाँ पर मानस वाले में, ठीक है। अगला है नोक्रेक। नोक्रेक गारो हिल, 3 वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो जो गारो हिल है, वेस्टर्न गारो हिल है, वहाँ पर पाया जाता है। मेघालय का ये एक एरिया है। बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था 2009 में, और बालपखरम नेशनल पार्क के साथ नोक्रेक एक हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी में आता है, मेघालय वाला। ये भी एक बर्ड एरिया है, काजीरंगा भी था। और कौन करता है इसको, मान्यता कौन देता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। यहाँ पर भी रेड पैंडा मिलता है, एशियन एलिफेंट मिलता है, टाइगर और पिगटेल मकाऊ ये मिलता है, ठीक है। चलो एक बात हमने देखी यहाँ पर नोक्रेक वाले में, जो सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट का एक जो वाइल्ड स्पीसी है वो यहाँ पर मिला है, वाइल्ड वैरायटी ऑफ सिट्रस फ्रूट मिला है, जो एक जीन पूल रखता है। मतलब कि जो सिट्रस फ्रूट का जो मेन जीन होता है वो इसके पास मिलता है, जिसके सहायता से हम जो कमर्शियली प्रोड्यूस सिट्रस जो फ्रूट है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो हमको सिट्रस इंडिका नाम रखा है इसका, ये हमको यही मिला है। नोक्रेक जो पार्क है ना वो यहाँ पर मिला है। पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व हिली एरिया है, देख ही रहे हैं यहाँ, पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व हिली एरिया है। जो सिमसंग जो नदी है वो यहाँ से होकर पास करती है। नोक्रेक पीक, रोंगबांग डेयर वाटरफॉल ये भी यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। अब सवाल देखो, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क, इंडियन बाइसन, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, रेड पांडा, बेतला नेशनल पार्क, माउस डियर। तो नोक्रेक में तो है ही रेड पांडा, दूसरा सही है आपका। सिमलीपाल में आपका इंडियन बाइसन, बड़ा सा भैंसा होता है एकदम, आपका पहला सही है। तो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, मतलब मैंने बी काट दिया, मैंने सी काट दिया, मेरा आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। अब बेतला में आपको माउस डियर मिलता है, मतलब कि ये जो बहुत ही छोटा साइज का होता है ये, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। किसी को हम लोग माउस डियर कहते हैं, बहुत छोटा साइज का होता है। तो बेतला नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, यहाँ ये पड़ता है आपके झारखंड में, जहाँ पर माउस डियर पाया जाता है। तो झारखंड के लोग जो हैं वो जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं, अगर वहाँ पर सवारी करने का वो है तो, ठीक है ना। रेड पांडा कहाँ कहाँ मिलता है, नोक्रेक में, मानस में और कंचनजंगा। नोक्रेक, मानस और कंचनजंगा ये तीनों जगह आपको रेड पांडा मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका गौड़ है या फिर इंडियन बाइसन है, ये ज़्यादातर जो आपका जो सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहीं पर मिलता है, और मॉइस्ट वाले में भी मिलता है। जैसे कि वेस्टर्न घाट है, सिमलीपाल है, ये सब आपके काफ़ी फेमस हैं गौड़ के लिए, ठीक है। चलिए बातें हो गई। इसके बाद कुछ और हमारे पार्क रह जाते हैं, जैसे कि केवलादेव है, नेवरा वैली है, सुंदरबन है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे अपने और आगे वाले वीडियोज़ में जो हमारे आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद की जो वीडियो है यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे हमारे जो क्रिटिकल स्पीसीज़ हैं उनके बारे में, ठीक है। ये वीडियो जो हमारा अगला आएगा, अगला जो हमारा लेक्चर नंबर 8 जो है उसमें आप पढ़ पाएंगे। इस लेक्चर का PDF आपको नीचे जो हमारे टेलीग्राम है वहाँ मिल जाएगा, प्लस नीचे आपका जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है उस फोल्डर में भी आपको सारे जो PDF हैं वो मिल जाएंगे। अभी कम PDF होंगे, समय के साथ बाकी जो PDF हैं वो सारे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई बातें हमारी आज की। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।